हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक राधेश्याम यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले हमने नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए वैल्यू एडेड मेथड को समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम हमें इनकम मेथड से कैसे निकालना है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है, अगर हम उन सबको टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगा, यानी कि एनडीपी-एफसी। ठीक है, तो इसके तीन कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास आएगा एनडीपी-एफसी। और अगर हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला होगा, क्योंकि नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है, एनएनपी-एफसी, तो हमें क्या करना होगा, इसको हम एग्रीगेट को कन्वर्ट कर लेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पर ही तो जाना है, हम एनएफआईए को प्लस कर देंगे। पर हमारे लिए अभी मेन बात ये है कि इन कंपोनेंट्स को हम समझें कि जो जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। जैसा कि पहला आपको दिख रहा है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, फिर है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को फैक्टर सर्विसेज देने के बदले जो भी पेमेंट करता है उसी को हम कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अंदर तीन हमने एलिमेंट देखे। सबसे पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसका मतलब जो भी मनी की टर्म में मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में हम लिख लेंगे। इसमें वेजेस हो सकती है, सैलरीज, बोनस हो, कोई अलाउंस हो, कमीशन हो। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसके अंदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता तो है बट वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि रेंट फ्री होम, रहने के लिए घर दिया हुआ है और एम्प्लॉयर उससे कोई रेंट नहीं ले रहा है, ठीक है, फ्री कार दी हुई है ऑफिस आने जाने के लिए, फ्री मेडिकल एक्सपेंसेस उसे मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो हमारे इन काइंड वाली एलिमेंट में आ जाते हैं। और इनकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू है उसे हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है। देखो, इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है, हम एक्चुअल में तो रेंट दे नहीं रहे, हम एक्चुअल में तो कार को यूज करने का कुछ पैसे दे नहीं रहे, तो हमें क्या करना होता है कि हम अगर मार्केट में उस उतने ही घर को रेंट पर देते तो जितने पैसे हमें मिल रहे होते उस हिसाब से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। वो इसमें आपकी नेशनल इनकम में प्लस हो जाती है। फिर आपका थर्ड एलिमेंट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो, ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड के अंदर, ग्रेट्युटी में, या लेबर वेलफेयर फंड। ये आगे जाकर फ्यूचर में किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉय के काम ही आते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या लेना है, तीन चीज़ें लेनी है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आप उसमें समझ पाएंगे कि हम कैसे नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया होगा तो हम उसे प्लस कर लेंगे। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया हुआ है तो हम इन तीन चीज़ों को देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में इन तीन चीज़ों को प्लस कर कर हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लेंगे। दूसरा आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसकी भी कुछ अंदर चीज़ें होती हैं। देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर सबसे पहले आपका होता है रेंट एंड रॉयल्टी। इसको भी हम समझेंगे अभी, रेंट एंड रॉयल्टी। और फिर उसके बाद आपका इसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है, और थर्ड आपका इसके अंदर होता है प्रॉफिट। तो एग्जाम्पल में जब भी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो फिर तो आपको कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप लगा दोगे। अदरवाइज आपको देखना है कि रेंट और रॉयल्टी को प्लस करना है, सेकंड नंबर पर आपको इंटरेस्ट को भी प्लस करना है, थर्ड नंबर पर प्रॉफिट को प्लस करना है। हो सकता है कि रेंट एंड रॉयल्टी ना दिया हो तो आप जीरो लेट कर लोगे, इंटरेस्ट ना दिया हो तो आप जीरो लेट कर लोगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इसकी जगह पर हम तीन और चीज़ों को ढूंढेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में तीन चीज़ें आपकी आती हैं। वो कौन सी होती हैं, हमारे कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, और आपका रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं।
तो अब इन वाली हेडिंग्स को, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या चीजें हैं एक बार इनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए रेंट हम नाम से ही जानते हैं, अगर हमने कोई लैंड अपना किसी को दिया हुआ है किराए पर उसको यूज करने के लिए, तो हमें उससे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। एग्जाम्पल में भी रेंट फ्रॉम अ बिल्डिंग। रॉयल्टी का क्या मतलब होता है, इसे आप ना एग्जाम्पल समझ पाओगे। जैसे कोई ओनर है मिनरल डिपॉजिट का, जैसे कोल डिपॉजिट्स का या नेचुरल गैसेस का कोई डिपॉजिट है उसके पास, वो उसका ओनर है और उसने कुछ राइट्स मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को लिया और उसको राइट्स दे दिया कि भाई मैं तो इसमें कोई काम कर नहीं पा रहा, तुम इसमें माइनिंग करो, तुमको जो भी चीज लेनी है वो लो, पर मुझे एक इतना अमाउंट दे दिया करना। इसको हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी। तो उस ओनर के पास जो पैसे उसके बदले में आ रहे हैं उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। और थर्ड आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी हम जानते ही हैं, अगर हमने पैसे कहीं से उधार लिए हैं तो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट जिसको भी मिलेगा एक्चुअल में वो उसकी इनकम ही होगी ना, तो इसको भी हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उन ही लोन्स पर जो इंटरेस्ट है ऐड करेंगे जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए होगा। तो कौन कौन सी चीजें नहीं करेंगे, देखो दो चीजें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। फर्स्ट आपकी है इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट। गवर्नमेंट ने लोगों से ही कुछ पैसे लिए हुए हैं, उस पर वो इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट लोगों को ही, ठीक है। तो इसको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि वो जो इंटरेस्ट है वो किसी कंजम्पशन पर्पस के लिए ही लिया गया है, ठीक है। लोगों को दिया जा रहा है तो वो कंजम्पशन ही करेंगे उसका, उस इंटरेस्ट का, किसी प्रोडक्टिव सर्विस में नहीं लगाएंगे, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होगा उससे, ठीक है। और सेकंड हम देखेंगे जो हमें नहीं इंटरेस्ट इंक्लूड करना नेशनल इनकम में, वो होगा इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। एक फर्म दूसरी फर्म को जो इंटरेस्ट पे करेगी वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी पैसे आपके प्रोडक्टिव में नहीं, मतलब टोटल अगर आप देखो तो आपको वही इंटरेस्ट प्लस करना है अपनी नेशनल इनकम में जो किसी प्रोडक्टिव काम में यूज हो रहा हो। थर्ड हमने देखा था हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, देखो हम कोई भी काम करते हैं तो हमें लैंड चाहिए होता है, हमें काम कराने वाले लोगों की भी जरूरत होती है, पैसे लगाने पड़ते हैं यानी कि कैपिटल भी जरूरत होती है, और जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसके पास होती है, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज, ठीक है, जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऐसे डिसीजंस लेगा, ठीक है। तो लैंड को क्या मिलता है यहाँ पर, रेंट, वो हमने देख लिया। लेबर को क्या मिलती है, वेजेस, वो भी कहीं ना कहीं हमने ऐड कर ही ली पहले। और कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ये भी हमने ऐड कर लिया। अब रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट देने के बाद एंटरप्राइज के हिस्से क्या आता है, प्रॉफिट आता है, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही क्लियर कर लिया था। तो ये जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है जो उसने प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। ये एक रेजिडुअल इनकम है विच एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आपको समझाया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसे बचेंगे वो एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट के रूप में चले जाते हैं। अब देखो ये जो एंटरप्रेन्योर है इस प्रॉफिट को 3 काम में लगा सकता है। मैंने प्रॉफिट के 3 हिस्से करे थे। एक तो उसे कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, जब कोई भी एंटरप्राइज कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है तो उसे गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है, अपने टोटल प्रॉफिट का एक हिस्सा देना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। दूसरा, कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स भी होते हैं और उनकी जो भी शेयर होल्डिंग्स हैं उसके हिसाब से उनको भी तो कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो एक हिस्सा उनके पास चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। अब जो पैसे बचे हैं मतलब प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स भी दे दिया गया, लोगों को डिविडेंड भी दे दिया गया जो शेयर होल्डर्स हैं। थर्ड आपके पास बचता है रिटेन्ड अर्निंग। इसे क्या कहते हैं, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसीज एंड फॉर फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि बिजनेस में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, तो कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, तो कुछ पैसे उस लिए भी हमें रिजर्व कर रखने होते हैं, तो ये है रिटेन्ड अर्निंग। इसके कुछ और भी नाम होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, क्यों, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग नहीं दिया होता है, इसके दूसरे नाम दिए होते हैं। इसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। दूसरा, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये एक्चुअल में तो प्राइवेट सेक्टर की जो इंटरप्राइज जिन्होंने लगाई है उनकी सेविंग ही है ना, ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज कर पाएंगे। और लास्ट इसका एक और नाम होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें मतलब इनमें से एक नाम यूज होगा, तो हम देखेंगे किस तरीके से हमें उसको प्लस करना है। तो देखो प्रॉफिट में इसका मतलब 3 चीजें हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग,
तो इसका मतलब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। दूसरी हेडिंग हमें समझ में आ गई कि कौन कौन सी चीजें हमें लेनी है। थर्ड हमारा होता है मिक्स्ड इनकम, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये जो मिक्स्ड इनकम है ये कहाँ से आती है? ये ओन अकाउंट वर्कर की इनकम होती है, जैसे फार्मर, बार्बर्स या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस की इनकम, जैसे कुछ ट्रेडर्स वगैरह होते हैं या हमारे आसपास शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो भी इनकम है वो हम मिक्स्ड इनकम की हेडिंग में ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है जो अपने घर पर ही क्लिनिक चला रहा है, तो उसकी जो भी इनकम वहां से होगी वो उस इनकम को हम नेशनल इनकम में किस हेडिंग में ऐड करेंगे? मिक्स्ड इनकम में। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, फार्मर हैं, टीचर, लॉयर, जो अपने ही आसपास कहीं पर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो इस तरीके की उनकी लास्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपकी हो गई कि 3 हेडिंग को प्लस करके हमारे पास क्या आएगा? NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकलेगा। बाद में क्वेश्चन में कोई भी एग्रीगेट पूछा होगा तो हम निकाल ही लेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को करने से पहले हम प्रिकॉशंस को समझ लें, ताकि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। प्रिकॉशंस का मतलब ही क्या होता है? प्रिकॉशन का मतलब होता है कि हम जब इनकम मेथड से अब निकालने जा रहे हैं अपनी नेशनल इनकम, तो कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। पहला है आपका ट्रांसफर इनकम्स, जैसा कि स्कॉलरशिप्स, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये सब हमारी इंक्लूड नहीं होगी। पहले भी हमने समझा था कि जो हमारी ट्रांसफर इनकम होती है वो हमारी इनकम ऐड नहीं होती। हमारी कौन सी इनकम ऐड होती है? फैक्टर इनकम। अभी हमने डिफाइन में भी देखा कि हमें सिर्फ फैक्टर इनकम को लेना है। ट्रांसफर इनकम तो वन साइडेड होती है। देखो, अब आपको ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन दी जा रही है, तो उसके बदले कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन रहा है वहां पर, तो इन चीजों को हम नहीं लेंगे। रीजन मैंने बता दिया कि ये प्रोडक्टिव सर्विसेज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ नहीं होता। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो हमारे सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उनकी भी जो इनकम होती है वो हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मोबाइल फोन है, हम उसको बेचेंगे, जो हमें इनकम मिलेगी उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन कि जब हमने नया लिया होगा ये मोबाइल फोन तब हमने ऐड कर दिया होगा। अगर हम अब दोबारा सेकंड हैंड बेचने पर जो इनकम हो रही है वो भी ऐड कर दें तो ये तो नेशनल इनकम में 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, अगर आप कोई मोबाइल में रिपेयरिंग करा रहे हैं, कुछ आपने अपडेट कराया है, उसको कुछ सर्विस के पैसे दिए हैं, मान लो 500, 1000, वो जरूर ऐड होगा आपकी नेशनल इनकम में। थर्ड आपका आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। फिर से वही आ गया, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज के किसी फ्लो में कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, तो ये इनकम भी आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है विंडफॉल गेन्स भी आपके नहीं होते नेशनल इनकम में इंक्लूड। विंडफॉल गेन क्या होते हैं भाई? आपके बैठे बैठे आपको पता लगा कि 1 करोड़ रुपए की आपकी लॉटरी लग गई, आपने तो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया इकोनॉमी में, अपनी कंट्री के लिए आपने कोई गुड्स नहीं बनाए, कोई सर्विसेज नहीं दी, तो ये वाली चीजें भी क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्टेड नहीं है इससे, तो इसीलिए यहाँ पर हम इन चीजों को भी, विंडफॉल गेन्स को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। लास्ट हमारा आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब इन सारी चीजों का, अगर मान लो जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर अपने घर में ही क्लिनिक चला रहा है, तो घर में ही क्लिनिक चला रहा है तो उसको इम्प्यूटेड रेंट प्लस करना पड़ेगा नेशनल इनकम में। इम्प्यूटेड भी वैल्यू मैंने आपको बताया क्या होती है, मतलब अगर वो मार्केट में किसी और को देता, किराए पे ही अपना घर देता, तो उसको मान लो 10-12 हज़ार रुपये वहाँ से इनकम बनती, तो वो 10-12 हज़ार रुपये हमें नेशनल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन, मान लो फार्मर है और फार्मर ने अपने ही पूरे साल के कंजम्पशन के लिए वीट का प्रोडक्शन किया है, तो वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि प्रोडक्टिव चीज में इंक्लूड हो रहा है ना, प्रोडक्टिव काम हो रहा है वहां पे, गुड्स एंड सर्विसेज कुछ ना कुछ बन रही हैं। तो चलिए 2 एग्जांपल मैंने आपके लिए रखे हैं। पहला एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट से समझेंगे। देखो, इसमें बोला है कैलकुलेट करें NDPFC। तो भाई ये बात तो हमें पता ही है कि हम अपने कंपोनेंट्स को अगर प्लस करेंगे तो हमें तो NDPFC ही मिलता है। अगर कुछ और पूछा होता तब भी हम NDPFC ही निकालते, पहले बाद में उसको कन्वर्ट कर लेते। तो चलो देखते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड हमारा क्या था? मिक्स्ड इनकम।
अब इनके अंदर भी कुछ कुछ एलिमेंट्स थे, पर हम देखेंगे जो चीजें हमें दी हैं वो तो डायरेक्ट लेंगे ना, मैंने आपको बताया था। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो इसकी तो वैल्यू उतार दो, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको नहीं दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो रेंट रॉयल्टी, तो रेंट रॉयल्टी दोनों की हेडिंग अलग है तो हम अलग अलग कर देंगे, तो रेंट रॉयल्टी हो गया। और फिर इंटरेस्ट था आपका, और इंटरेस्ट के बाद आपका क्या था? आपका प्रॉफिट था। और लास्ट में मिक्स्ड इनकम भी देखो आपको दी हुई है, इसकी भी वैल्यू 1000 उतार लेंगे, तो 1000 प्लस 1000 2000, तो ये पहले ही हो गया। देखो रेंट की वैल्यू 400 दी हुई है आपको, ये रही। रॉयल्टी आपकी 200 है, प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट आपका 500 है, मैंने 500 प्लस कर दिया। प्रॉफिट भी आपका 500 है, वो भी हमने प्लस कर दिया। तो देखो ये 2000 और ये भी 1000 हो गया, 3600 करोड़ रुपीस का आपका एनडीपीएफसी आ गया, और यही आपसे पूछा था। सारी वैल्यूज करोड़ में है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया 3600 करोड़ रुपीस। एक और एग्जांपल है आपके सामने, ये बड़ा ध्यान से हम समझेंगे। देखो इसमें जीएनपी एमपी निकालने के लिए बोला है, बट मैंने आपको क्या कहा कि हम तो निकालेंगे अपने कंपोनेंट्स को प्लस करके। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, उसके लिए हमें क्या क्या प्लस करना होगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट में हमें प्लस करना होगा मिक्स्ड इनकम को। अब इस हिसाब से देख लेंगे कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं। क्या हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है? बिल्कुल है, ये रहा 100, तो हमने ये ले लिया। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें नहीं दिया हुआ, अगेन हम वही सारी चीजें करेंगे। रेंट रॉयल्टी को प्लस कर देंगे, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और आपका लास्ट में जो आएगा वो प्रॉफिट, ये सारी चीजों को प्लस कर दिया। मिक्स्ड इनकम तो देखो आपको दिया हुआ है 200 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 200 रुपीज ले लिया। 100 और 200 तो ये 300 हो गया। अब ये वैल्यूज जरा उतार लेते हैं। देखो रेंट आपको दिया हुआ है 1000 रुपीज, तो 1000 ले लिया। रॉयल्टी हमें नहीं दी, मैंने आपको कहा था नहीं दिया तो हम 0 ले लेंगे। इंटरेस्ट देखो आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ये 200 रुपीज, तो ये 200 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। देखो प्रॉफिट फिर से आपको नहीं दिया हुआ, तो मैंने प्रॉफिट के अंदर भी बोला था कि अगर प्रॉफिट भी नहीं दिया तो हम फिर से 3 चीजें देखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, और लास्ट में आपका रिटेन्ड अर्निंग। देखो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है तो हम प्रॉफिट को भी 3 हिस्से में कर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास नहीं है। दूसरा हमारे पास इसमें क्या था? डिविडेंड, बिल्कुल डिविडेंड दिया हुआ है आपको 500, तो मैंने डिविडेंड ऐड कर दिया प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट में तीसरी और चीज थी रिटेन्ड अर्निंग, मैंने आपको उसके और भी नाम बताए थे, उसमें से एक था सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी कि ये जो 400 वैल्यू है ये एक्चुअल में रिटेन्ड अर्निंग ही है। तो ये सारी चीज़ों को हम प्लस कर देंगे इस तरीके से। देखो ये 300 हो गया, 200 500, और ये यहाँ पे 1500 आ गया। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको जैसे समझ में आया वैसे प्लस कर सकते हो। मुझे जैसे समझ में आया मैंने उस तरीके से प्लस कर दिया। तो मेरे पास ये जो एनडीपीएफसी की वैल्यू आई है वो आई है 2400 रुपीज़ करोड़ में। ठीक है, बट हमें तो क्या पूछा है? जीएनपीएमपी, तो हम निकाल लेंगे जीएनपीएमपी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास क्या है? एनडीपीएफसी है। देखो हमारे पास नेट है, हमें ग्रॉस में जाना है, तो क्या करना होता है? हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना होता है। तो इसकी डिटेल्ड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको एग्रीगेट्स को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी चीज आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है? नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे आपको जाना है, तो नेशनल के लिए आपको NFIA को भी ऐड करना होता है। और FC आपको दिया है, आपको तो MP पे जाना है, तो MP पे जाने के लिए NIT यानी कि नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को आपको प्लस करना होता है। तो अभी हमने NDPFC की वैल्यू निकाली है ऊपर 2400। आप देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन बिल्कुल गिवन है 400 रुपीज़, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है ये -20, तो ये रहा आपका -20। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस भी देखो आपको दिया हुआ है क्या? बिल्कुल, ये तो फर्स्ट में दिया हुआ है आपको 900, तो ये 900 आ गया। जितने भी प्लस की चीज़ें अगर हम उनको प्लस कर लेते हैं तो 3700 आएगा, उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे तो आपका हो गया 3680 रुपीज़ करोड़ में। ये आपकी वैल्यू जो आई है ये आपका आ गया GNPMP। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप जितने भी एग्जाम्पल करेंगे अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट डालिए, मैं जरूर आपका डाउट वहीं पर ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।